कैसे हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। तो फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि आपको जैसे मान लीजिए ये लाइन गिवन है और आपको इसमें कोई पॉइंट दिया गया है, आपको x1, y1 और साथ में आपको इसका स्लोप गिवन है। तो आप इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? मान लीजिए आप मानेंगे x, y किसी पॉइंट को और y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टू पॉइंट फॉर्म। अब ऐसे ही आपको ये स्लोप नहीं गिवन होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन होंगे तो 2 पॉइंटों से आप उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। बेसिकली तो ये एक ही फॉर्म है सभी, लेकिन ये डिफरेंट बनाई गई है बस ऐसे ही। तो एक से ही हम वैसे तो सभी निकाल सकते हैं, फिर भी चलो पता होनी चाहिए आपको सभी फॉर्म्स। तो आपको x1, y1 गिवन होगा, x2, y2 गिवन होगा और आप मानेंगे x, y। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, तो इससे आप m निकाल सकते हैं अगर इसी फॉर्म से हम रिलेट करें इसको। और इसका सिंपल अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बेसिकली है क्या? ये यही है m। देख सकते हैं आप यहाँ से y2 माइनस y1 होगा ये वाली लेंथ जो है, और ये वाली लेंथ होगी x2 माइनस x1। तो जो m निकल के आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही निकल के आएगा। बस इसको नाम दे दिया गया अलग से। जो थर्ड बात करते हैं हम स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको देखिए, जैसे ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपकी है लाइन, और ये आपको ये है आपका y इंटरसेप्ट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इंटरसेप्ट के बारे में। तो ये है हमारा, मान लीजिए कोई जो ये c मान लीजिए, इसको ऐसे 0, c ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, और ये है हमारा स्लोप m आपको गिवन। तो y माइनस c अपॉन x माइनस 0 ये बिल्कुल सिमिलर है पॉइंट स्लोप फॉर्म के। जैसे ही आपको पॉइंट ये पता चल गया इंटरसेप्ट से और आपको स्लोप गिवन है तो इज इक्वल्स टू m। अब देखते हैं फोर्थ फॉर्म स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी इसी की जैसी है, बिल्कुल सिमिलर। इसमें बस आपको x से आप पॉइंट निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आप जैसे y का आपने माना था, ये x इंटरसेप्ट से आप इस पॉइंट को मान लेंगे 0, ये, और ये आपको m यहाँ पर भी गिवन होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे y माइनस 0 अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू m। तो इससे हमारी इक्वेशन निकल के आ गई y इज इक्वल्स टू m x माइनस a। अब देखते हैं फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ हमारी है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये है हमारी लाइन। तो ये जो हमारा पॉइंट है y इंटरसेप्ट से, ये मान लीजिए 0, b है, और x इंटरसेप्ट से ये जो पॉइंट है ये है a, 0। तो x इंटरसेप्ट है हमारा a और y इंटरसेप्ट है हमारा b। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस b अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। ठीक है, क्योंकि ये हम थीटा निकाल सकते हैं इससे, इस ट्रायंगल से, और फिर ये थीटा हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो ये हमारी m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ फॉर्म के बारे में। तो सिक्स्थ फॉर्म है डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट
फॉर्म। अब मान लीजिए आपको ये ऐसे गिवन है कोई पॉइंट x1, y1 और ऐसे ही आपको गिवन है x2, y2। आप मानेंगे x, y कोई जिसमें हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। अब डिटरमिनेंट फॉर्म हम लगाएंगे। डिटरमिनेंट 1, 1, 1 xy, x1, y1, x2, y2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारी xy में इक्वेशन निकल के आएगी वही होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब सेवंथ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेवंथ हमारी आ जाती है जनरल फॉर्म। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की। अब इसमें वेयर एट लीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन जीरो, इनमें से एक कम से कम हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारी ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। वरना तो अगर ये दोनों ही जीरो हो गए तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ये नहीं चलेगा फिर स्ट्रेट लाइन में। अब बात करते हैं आप इसको निकालेंगे कैसे फिर b और c को। तो आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा तो हम इस लाइन में करेंगे x y की वैल्यू और उसमें हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सोल्व करके हमारे आंसर आ जाएंगे। अब 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हमारी बहुत जगह यूज होने वाली है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा यूज भी होती है। तो ये है हमारी नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये है हमारी लाइन। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से 0,0 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए मैंने इस पर परपेंडिकुलर बना दिया, P जिसकी लेंथ है, ठीक है। और ये जो आपका एंगल है ये है अल्फा। तो इस पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल 90 होगा। और अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में, तो ये आपकी P है, तो ये आप निकाल सकते हैं P कोस अल्फा, ये हो गई आपकी P साइन अल्फा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे आ गए हैं P कोस अल्फा कोमा P साइन अल्फा, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। अब देखिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, y माइनस P साइन अल्फा अपॉन x माइनस P कोस अल्फा इज इक्वल्स टू m। स्लोप लिखना है हमें यहाँ पे। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 90 माइनस अल्फा, और ये हमारा कितना बच जाएगा, 90 प्लस अल्फा। तो ये ही हमारा स्लोप है। तो इस स्लोप क्या होगा, tan 90 प्लस अल्फा, तो इज इक्वल्स टू माइनस कोट अल्फा, मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन निकल के आएगी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p, वेयर p इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब ये 0 से 2 पाई क्यों है, क्योंकि ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आपको मैंने बताया था कि वो 0 से पाई तक ही होता है, ये 0 से 2 पाई है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से एंगल है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो मैंने आपको बताया कि ये 0 से 2 पाई होगा, ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारी कभी लाइन ये होगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट से मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे P। तो जो अल्फा है हमारा ये वाला होगा और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा होता था ये वाला होता था, इसलिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता था 0 से पाई तक और ये होगा 0 से 2 पाई तक, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जी आप कैसे फॉर्म पहचानेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म है ये। तो आप क्या करेंगे, x कोफिशिएंट जो होगा, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए अगर वो फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो, और साथ ही में एंड p इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई होंगी तो वो हमारी जो स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लिखी होगी वो परपेंडिकुलर फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी।
अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2x + 3y = 5। क्या ये इक्वेशन जो है हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, क्योंकि जब आप इसको और इसके स्क्वायर करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, x/2 + y/3 = -5। क्या ये हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती परपेंडिकुलर फॉर्म, क्योंकि एक तो यही माइनस है, p ही माइनस है यहाँ पर, और x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1 नहीं आ रहा है। अब और एग्जांपल लेते हैं, x/2 + y/3 = 5। ये भी नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, √3/√7x + 2y/√7 = 5। क्या ये हो सकती है? हाँ जी, ये बिल्कुल है हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म में, क्योंकि जब आप इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और p की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है। अब आप सोचेंगे जी इसका यूज कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कन्वर्टिंग इनटू, आपको कोई भी क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में लिखी हुई दे रखी है और आपको कन्वर्ट करनी है परपेंडिकुलर फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म, तो आप कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 3x + 4y + 7 = 0 आपको दिया हुआ है, मान लीजिए। सबसे पहले आपको जो p की वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना होगा, तो -3x + 4y = 7। 7 इधर ही रहने दिया मैंने और इसको उधर ले गया, तो जो p की वैल्यू है फर्स्टली हमारी पॉजिटिव बन चुकी है। अब क्या करना है हमें, जो इस x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y के साथ हमारा जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर, इन दोनों के सम का जो रूट होगा उससे हमें डिवाइड करना है। तो समझ देखिए कैसे। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है हमारा, इसका स्क्वायर 9 प्लस इसके स्क्वायर 16, इनका रूट = 5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, -3x/5 -4y/5 = 7/5। तो ये जो हमारी इक्वेशन है अब परपेंडिकुलर फॉर्म में बन चुकी है। अब आप इससे निकाल सकते हैं cos θ = -3/5 और sin θ हमारा हो जाएगा -4/5, और जो p की वैल्यू है वो हो जाएगी 7/5। अब मैं जनरल थोड़ा है इसको बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी हुई है ax + by + c = 0। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका c पॉजिटिव है तो आपकी जो cos θ की वैल्यू आएगी वो आएगी -a/√a² + b², और जो sin θ की वैल्यू होगी वो आएगी -b/√a² + b², और जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी c/√a² + b²। और अगर ऐसे ही मैं बात करूं, अगर आपका c नेगेटिव होगा तो जो हमारी cos θ की वैल्यू आएगी वो आएगी a/√a² + b², sin θ की वैल्यू आएगी b/√a² + b², और p की वैल्यू आएगी -c/√a² + b²। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ इससे रिलेटेड, इन फॉर्म से रिलेटेड कुछ। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लाइंस आपको निकालनी है थ्रू 1,2 फॉर्मिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया = 16 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2 और आपको इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइंस आपको बतानी है कितनी होंगी, ताकि उन लाइंस का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाएगी उसका एरिया जो 16 आना चाहिए। तो मान लीजिए ये है हमारी ऐसे कोऑर्डिनेट, ये हमारा पॉइंट होगा 1,2। अब देखिए आपकी ये वाली लाइन में हो सकती है कि
कि आपकी एरिया जो बना दे 16 बना दे। आपकी और लाइन ऐसे हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, क्या पता आपकी ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए। तो ऐसी कितनी लाइन्स होंगी ये हमें टोटल निकालना है। तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये हमारा इंटरसेप्ट से रिलेटेड फॉर्म है क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को काट रहा है किसी इंटरसेप्ट पे। तो जो एरिया होगा तो ये हाफ इंटू बेस, मतलब जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे काटेगा, मैं मान लेता हूँ a,0 और 0,b वो इंटरसेप्ट्स हैं, और इंटू b का मोड जो होगा वो 16 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसको खोलेंगे तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ±32। अब हमें पॉइंट पता है, हम इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। एक्स और y की वैल्यू दी हुई है 1,2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा b प्लस 2a इज इक्वल्स टू ab। अब ab की एक बार वैल्यू आप रखेंगे +32 और एक बार रखेंगे -32, तो वहां से जो हमारी b की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 32/a और एक बार आएगी -32/a। दोनों को आप यहाँ पर रखेंगे तो एक बार जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a² - 16a + 16 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार जो बनेगी वो बनेगी a² + 16a - 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इस इक्वेशन का भी d ग्रेटर देन 0 है, इसका भी d ग्रेटर देन 0 है। तो जो हमारी यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे और यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हमारी हो जाएंगी वो 4। तो एक बार जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a² - 16a। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ परपेंडिकुलर फॉर्म पे। जो हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म है उसका यूज हमारा कहाँ पे होने वाला है बेसिकली। तो एग्जाम्पल 2 आप देख सकते हैं। आपको मान लीजिए ऐसे आपको मैंने एक स्क्वायर दे दिया, ये है स्क्वायर का ए पॉइंट, ये है स्क्वायर का बी पॉइंट और ये है स्क्वायर का आपका सी पॉइंट। तो स्क्वायर है आपका और ओ है आपका 4th पॉइंट। ये है आपका कुछ इस प्रकार से स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको कहा आपको स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है, आपको दोनों डायगोनल OB की और AC की इक्वेशन निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको ये एंगल भी दिया हुआ है अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये हमारा डायगोनल है OB और ये है हमारा C। ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी से पता है। और ये जो हमारा एंगल होगा ये होगा 45, ये भी हमें पता है। तो हम इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो OB की इक्वेशन होगी वो होगी y = x, क्योंकि ये हमारा 0,0 से जा रहा है, तो y - 0/x - 0 = जो आपका ये है स्लोप होगा हमारा tan 45 + अल्फा। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई सिंपली। अब हम निकालनी है AC की इक्वेशन। AC की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमारी ये जो है ये वाली साइड होगी a/√2, a आपको गिवन है, और ये जो एंगल हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 45 + अल्फा। ये है हमारा परपेंडिकुलर वाला अल्फा और ये आपको डिस्टेंस पता है। तो ये हम परपेंडिकुलर फॉर्म से डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, x cos 45 + अल्फा प्लस y sin 45 + अल्फा इज इक्वल्स टू a/√2। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा जो है परपेंडिकुलर फॉर्म यूज होगी क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं पैरामेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और इस पे मैंने
आपको कोई पॉइंट दे दिया x, y और मैंने कहा कोई r डिस्टेंस है, यहाँ से r डिस्टेंस है और ऐसे ही पीछे आपकी r डिस्टेंस है इस पॉइंट से। मुझे ये कोऑर्डिनेट बताओ x1, y1 और ये वाला पॉइंट बताओ x2, y2। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, और ये आपको एंगल गिवन है थीटा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे कुछ ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपकी ट्रायंगल बनी और ये आपकी ट्रायंगल बनी। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता है और ये आपको थीटा पता है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो x2 इज इक्वल्स टू x माइनस x, ये हमारी पूरी डिस्टेंस है और ये हमें इसमें से माइनस करनी है। तो ये हमारी हो जाएगी x2 r cos थीटा। और ऐसे ही अगर इसका y कोऑर्डिनेट देखना है, ये हमारी पूरी है y और ये है हमारी r sin थीटा, तो हमारी फिर ये बचेगी इतनी y2। तो y2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा y प्लस r sin थीटा। ऐसे ही x1 का अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका है r cos थीटा और r sin थीटा। तो x1 की वैल्यू आएगी x प्लस r cos थीटा और जो y1 की वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस r sin थीटा। तो ये सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब इसका यूज कहाँ पे होगा वो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल इक्विलैटरल और मैंने आपको उसके दो कोऑर्डिनेट दे दिए। एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 2, 2 और एक कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया 1, 1 और मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट, वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड ट्रायंगल बन सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों से हम बीच का पॉइंट निकाल लेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट वाला उसको लगा के। तो हमारा जो पॉइंट मान लीजिए ये C है, C आ जाएगा हमारा 3/2, 3/2। हमें थीटा पता है कितना है हमारा 135 डिग्री, ये एंगल है हमारा, ये वाला है हमारा 45 डिग्री और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 135। यही तो चाहिए हमें पैरामेट्रिक सिमेट्रिक फॉर्म लगाने के लिए। हमें ये पॉइंट पता है, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये वाला एंगल चाहिए जो हमारा थीटा है 135 आ गया। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे, जो हमारी ये, अगर मैं इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊं तो ये हमारी एच होती थी। अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कोऑर्डिनेट सिमेट्री की, ये एच की वैल्यू जो होती थी हमारी वो होती थी a√3/2 और जो आपकी a की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो आ रही है √2। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3/√2। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता चल गई, एंगल आपको पता चल गया, ये पॉइंट आपको पता है, आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लगाएंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे, 3/2 प्लस माइनस √3/2 इंटू में कोस थीटा, कोस 135 तो हो जाएगा -1/√2 और कोमा 3/2 प्लस माइनस √3/2 -1/√3। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी से इस पे रिलेटेड कराता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ a 1, और b 2, are two diagonally opposite vertices of hexagon। आपको ये हेक्सागन के दो वर्टिसेस दिए हुए हैं अपोजिट डायगोनल्स वाले। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, ये आपका है 2, 2√3 और ये है आपका 1, √3। ठीक है, हमारा हेक्सागन कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा हेक्सागन बनेगा ऐसे।
ठीक है, एक पॉइंट हमें, तो आपको बाकी 4 पॉइंट निकालने हैं। ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। तो इनको कैसे निकालें जी? अब वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं हमारा मिड फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट से। तो हमारा ये जो पॉइंट निकल के आएगा वो आएगा 3/2, 2 + 1/2, कोमा दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 3√3/2। ठीक है, ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया। अब अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे, इनको मिलाइए जरा और इनको भी मिलाइए, ये जो हमारा एंगल है, अगर मैं एक्स एक्सिस से देखूं तो ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा, इनमें से एक 60 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एंगल 60-60 के हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो एक हमें इस लाइन के लिए एंगल चाहिए और एक हमें इस लाइन के लिए एंगल चाहिए। जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी लगाएंगे तो एक के लिए आ जाएगा 60 + 60 और एक के लिए आएगा 60 - 60, क्योंकि 60 के रोटेशन में ही चल रहे हैं सारे। तो एक के लिए थीटा आ जाएगा हमारा 120 और एक बार के लिए आ जाएगा थीटा = 0। अब हमें पॉइंट पता है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम। ये डिस्टेंस इक्वल होगी इस डिस्टेंस के, तो ये वाली डिस्टेंस हमें पता होगी। ये डिस्टेंस हमारी आएगी 1, क्योंकि ये पूरी 2 है तो ये आएगी 1। तो हम डायरेक्ट अब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं चारों के। तो एक बार आएगा हमारा 3/2 ± 1 cos 120 डिग्री, कोमा 3√3/2 ± 1 cos 120 डिग्री, और एक बार हमें थीटा लेना है 0। तो आ जाएंगे 3/2, 3√3/2, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दी है। और एक बार आ जाएगा, सॉरी 5 होगा, और एक बार आ जाएगा 1/2, 3√3/2। ठीक है, मैंने कोस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख दी है +1 -1, और साइन जीटा तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यही रहेगा सेम। तो ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी सारी फॉर्म्स, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते सिलेबस की तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।